विजय को लेके ये ज़रूर हैरानी वाली चीज़ थी कि शायद जो पॉलिटिक्स में उनका इनएक्सपीरियंस है वो ज़्यादा काम कर रहा होगा। जिस तरह के प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, जो कि अभी जो मौजूदा बजट का हिस्सा है उस पर लगभग 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए ज़्यादा है। तमिलनाडु के पूर्व अगर बजट की अगर बात करें तो 3,31,000 करोड़ के आसपास है। उनमें से 1 लाख करोड़ रुपए अगर आपको ऐसे प्रोमिसेस के लिए जो प्रोमिस उन्होंने किए हैं, वो सिलेंडर और क्या क्या चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उसमें एलपीजी तो सिलेंडर जी, उसमें 6 सिलेंडर आप मुफ्त में दे रहे हो, धनराशि बेरोजगारों के लिए धनराशि, महिलाओं के अकाउंट में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतनी सारी धनराशि, केंद्र सरकार अगर आपके साथ सेम पेज पे ना हो तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो एक बात ये समझ में आ रही थी कि शायद थोड़ा भी गवर्नेंस का उनको अगर ध्यान होगा तो ये काम कम से कम नहीं करेंगे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ AIADMK की बात करें तो क्योंकि शासन से बाहर थे तो उनमें कम से कम 2 नेता ने तो उनकी बैठक में बहुत मुखर होकर ये वकालत की कि हमें TVK के साथ जाना चाहिए। और अगर वो AIADMK के साथ जाते, बीजेपी से अलग भी होकर वो जाती, तो विजय के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको सेम पेज पे रह के। कांग्रेस के साथ जाके तो एक तरह से उन्होंने अपने लिए मुसीबत मोल ली है। कहा यह जा रहा है कि शायद जो उनके धर्म उनको लेकर कहा जाता है ना, क्रिश्चियन है, तो वो अफेक्शन उनको शायद ज़्यादा समझ में आया होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहे तो बहुत आसानी के साथ हो सकता है। ये कमिटमेंट लिया है उन्होंने विजय से कि किसी सांप्रदायिक शक्ति की एंट्री इस गठबंधन में नहीं होगी, रेड एज AIADMK। उन्होंने AIADMK, बीजेपी तो किसी भी सूरत में वो नहीं जाती उनके साथ, कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएगी ना। दूसरी चीज़ देखें कि पॉलिटिकली तमिलनाडु की जनता ने अभी वोट किया है विजय को वहाँ की सरकार के लिए। अब तमिलनाडु की जनता लोकसभा चुनाव में भी TVK को इतना ज़्यादा वोट करेगी और उस कीमत पे आपने DMK को छोड़ दिया, ये राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। अन्यथा उस तरह के प्रोस्पेक्ट में कि अच्छा 2029 तक तमिलनाडु की सरकार में विजय ने एक यूफोरिया क्रिएट कर लिया अपने फिल्म स्टार और फैंडम के दम पे, बाद में तो अब लोग गवर्नेंस देखेंगे ना कि आप कितना कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं। और इतने फिनेंशियल कंस्ट्रेंट में अभी ऑलरेडी फाइनेंशियल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, 3% आज को ये घटा है, 3.5 से 4% उसके बाद पहुंच जाएगा। कहाँ से मैनेज करेंगे फिर? कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे आप कितना? तो वो सारी समस्याएं तो दिख रही हैं कि तमिलनाडु की सरकार में सामने आने वाली है। और तब भी कांग्रेस का ये सोचना कि 2029 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फ़ायदा होगा, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा शायद कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा होगा कि चलो एक सरकार में पहले आए तो सही। केरल के साथ साथ कहने के लिए तो रहेगा ना कि हाँ तमिलनाडु में भी हमारे से है। और DMK के साथ आप देखें तो लगातार कांग्रेस पीछे ही जा रही थी तमिलनाडु में। इनफैक्ट पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सीटें बढ़ गई 2, लेकिन क्रमशः उनका डिग्रोथ हुआ है। तो AIADMK और बीजेपी का गठजोड़ फेविकॉल का है कि नहीं है? नहीं, फेविकॉल जैसा तो कुछ नहीं होता उसमें, फेविकॉल जैसा तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट BJP के भीतर तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुखर होकर बात एक सेक्शन में चल रही है कि शायद अन्नामलाई को हमने किनारे किया, वो गलती हो गई। अगर तमिलनाडु की जनता को द्रविडियन पॉलिटिक्स से अलग कुछ चाहिए था, जो कि चाहिए था दिख रहा है, तो वो काम अन्नामलाई की भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और पढ़े लिखे व्यक्ति, जेनजी में बहुत, हाँ, तो उसको क्रिएट किया जा सकता था। मैंने पूछा बीजेपी और DMK के बीच में तो कोई अंडरस्टैंडिंग मुमकिन नहीं है या है? नहीं अभी नहीं, लेकिन आगे मतलब ऐसा कुछ लोकसभा चुनाव तो बहुत। हाँ, अब आते हैं राहुल गांधी की दूसरी बात पे। ये तो हमने ये क्यों किया उन्होंने समझने के लिए वो सारी बात हुई। अब वो जो कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाए तो मोदी जी को 140 सीट भी नहीं आएंगी, 240 आ गई थी 2 साल पहले, अब 140 के लाले पड़ जाएंगे। तो ये उनकी इस वक्त देश के राजनीतिक मूड की अंडरस्टैंडिंग है। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है राहुल जी की अंडरस्टैंडिंग में? देखिए सौरभ, मुझे लगता है कि राहुल गांधी 2029 की सोच ही नहीं रहे। अच्छा, उनका फोकस 2039 है क्योंकि वो बहुत ही दूरदर्शी नेता बन चुके हैं। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो उनकी कार्य क्षमता और उनकी प्रतिभा से भली भांति। वैसे आपकी बात पे बता दूं कि यही शब्द अभी आपने जिनका नाम लिया था ना, संजय राउत जी, आज ही इस्तेमाल किया राहुल गांधी के। ही इज अ विजनरी लीडर। हाँ, और ममता जी की गलती थी कि इनकी बात नहीं सुनी। हाँ, डेफिनेटली। तो मैंने जो 2-3 बातें कही उनको मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने आज जैसे DMK के साथ जो किया, DMK उनके साथ था, ऐसे ही लालू यादव जी का पीरियड याद करो। लालू जी ने हमेशा सोनिया गांधी का भी साथ दिया और राहुल जी का भी साथ दिया पूरी तरह। लेकिन आपको याद होगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी और उसमें राहुल गांधी जी का उसका लालू जी का विषय आया, तो वो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाला मुद्दा वही था। और अगर आप एकांत में लालू जी से पूछो तो वो कहते हैं कि ये हमारा सत्यानाश करने में राहुल गांधी का रोल है। लालू जेल नहीं जाते। और मैंने एक बात कही कि वो अपॉर्चुनिस्ट हैं।
जो सिद्धांत का मुखौटा है, जो उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस शिवसेना को आप सांप्रदायिक शक्ति कहते थे सबसे बड़ी, आप सत्ता के लिए उससे मिले। राहुल गांधी को आप चोर डकैत मानते थे, उन पर दुनिया भर के आरोप आपने लगाए ताकि ऑर्डिनेंस फाड़ने से लेकर दूसरी तरह की चीज़ें हैं, उनसे सत्ता के लिए आप फिर गठजोड़ किया। समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ। जिस पार्टी के साथ मिलके राहुल जी को कहीं भी थोड़ी सी सत्ता मिल सकती है, वो सिद्धांत को ताक पे रख देते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है डीएमके वाला। अब आया आप कह रहे हैं कि 2000 संजय राउत ने कहा है कि वो बड़े विजनरी हैं, दिव्यद्रष्टा हैं, युग द्रष्टा हैं। तो मैंने अपनी बात को शुरू वहीं से किया था कि वो इतने बड़े दिव्यद्रष्टा हैं, दूरदर्शी हैं कि कांग्रेस के गले में फंस चुके हैं। और ये सौरभ, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं कई साल से कह रहा हूँ। जब मैं कांग्रेस के भीतर था तब भी कहता था। मैं ये 2-3 बातें मैंने उठाई थी, और जब मैंने महसूस किया कि भाई यहाँ अब रुका ही नहीं जा सकता है, वहाँ 3 बातों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप हिंदू शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप राहुल गांधी के नज़दीक नहीं जा सकते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा था, नरसंहार हो रहा था, कैसी कैसी वीडियो आ रही थी, साधु महात्मा को जलाया जा रहा था, नंगा करके दौड़ाया जा रहा था, तब भी राहुल जी ने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वो हिंदू शब्द ही नहीं कहना चाहते हैं। और मैं शायद गलत नहीं हूँ, प्रदीप जी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि पिछले 10 सालों में राहुल जी ने अपने मुंह से, अगर भारत में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो वो कहेंगे बहुसंख्यकों के ऊपर जुल्म हो गया, और अगर विदेश में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ तो वो कहेंगे अल्पसंख्यकों के ऊपर जो ये हमले हुए हैं। वो अपने मुंह से हिंदू शब्द भी नहीं कहना चाहते। तो ये एक उनकी प्रॉब्लम है। अब ये वो किसी इंटरनेशनल साजिश जो सनातन और हिंदुओं के खिलाफ चल रही है उसके हिस्सा हैं, जानकर कर रहे हैं, या उनको हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, वो तो इसका जवाब कांग्रेसी लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं। वो लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये हमारी पिछी नहीं है, हिंदू मुसलमान शब्द जो आप कह रहे हैं वो नहीं बोलते, हिंदू भी नहीं बोलते, मुसलमान भी नहीं बोलते। नहीं, देखो कौन सा कांग्रेस, एक सेकंड, ये तो बीजेपी का कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव है ना, हम इस पे क्यों जाएंगे? सौरभ जी, कौन सा कांग्रेसी महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर है? महात्मा गांधी की तो हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस बात को हल्के मत लो, इस बात को जनता भी समझ चुकी है और आप नहीं समझना चाहते हैं। ये मुद्दा ही ये है